फ्रेंड्स, आज मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें 50 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे जिसमें यूपी सामान्य ज्ञान प्रमुख तौर पर होगा। तो फ्रेंड्स, इन 50 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाते। फ्रेंड्स, आगामी जो भी परीक्षाएँ आएंगी उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करना। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आज का जो पहला प्रश्न वो ये है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स निर्देश दिया गया कि एक प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही संधि का चयन कीजिए। 1 से 5 तक दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही संधि का नाम चयन कीजिए। प्रश्न में है स्वागतम। पहला जो प्रश्न पूछा गया इसमें पूछा गया कि स्वागतम किस संधि से बना हुआ शब्द है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो स्वागतम है गुण संधि से, यड़ संधि से, वृद्धि संधि से या फिर दीर्घ संधि से, किस संधि से बना हुआ शब्द है। गुण संधि होगी, यड़ संधि होगी या फिर वृद्धि संधि होगी या फिर दीर्घ संधि। आंसर इसका होगा फ्रेंड्स यड़ संधि। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। स्वागतम यड़ संधि से बना हुआ शब्द है। साथ में यदि इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो फ्रेंड्स इसका होगा सु प्लस आगतम। क्या होगा? सु प्लस आगतम यानी स्वागतम। अगला प्रश्न है भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि है। फ्रेंड्स, बताना है कि भानुदय में कौन सी संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। आंसर होगा फ्रेंड्स इसका दीर्घ संधि। जो भानुदय शब्द है, भानुदय शब्द है, इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। दूसरा जो ऑप्शन है सही है इसका। जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है, दीर्घ संधि। भानुदय में दीर्घ संधि है। फ्रेंड्स, यदि इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो भानु प्लस उदय। क्या होगा? भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय क्या होगा? भानुदय। इसमें संधि दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? आंसर बताना फ्रेंड्स आपको। सूर्योदय में कौन सी संधि? गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, यड़ संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। फ्रेंड्स, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला, गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। पहला जो ऑप्शन है सही है, गुण संधि। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो हरिश्चंद्र शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा, विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है ये हरिश्चंद्र की संधि होगी। विसर्ग संधि हरिश्चंद्र की संधि होगी। जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, हरि विसर्ग, फिर इसके बाद होगा चंद्र। ये होगा हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद। और यदि संधि पूछी जाए तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है
उच्चारण में कौन सी संधि होगी? उच्चारण में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर विलोम संधि? उच्चारण में कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स, बताओ जल्दी से। उच्चारण में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि या फिर विलोम संधि? फ्रेंड्स इसमें जो संधि होगी वो होगी ऑप्शन नंबर पहला सही है इसका, व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि सही आंसर होगा। उच्चारण में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और यदि इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो अब बताना। उत ता में हलंत है, फिर प्लस चारण। उत प्लस चारण, ये इसकी संधि विच्छेद है उच्चारण की। और यदि संधि पूछी जाए तो व्यंजन संधि। पहला जो ऑप्शन है सही है। उच्चारण में उत प्लस चारण इसकी संधि विच्छेद होगा और जो इसकी संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। जो पहला ऑप्शन है सही है उच्चारण की। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें भी निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद को चुनिए। दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद को चुनिए। पहला जो प्रश्न है 6वां नंबर का उल्लेख, इसमें कौन सी संधि विच्छेद होगा आपको बताना। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। उल प्लस लेख या फिर उत प्लस लेख या उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, उत प्लस आलेख। क्या होगा? उत प्लस आलेख। जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस लेख। दूसरा ऑप्शन सही है, उत प्लस लेख। और जो इसकी संधि होगी वो होगी फ्रेंड्स व्यंजन संधि। कौन सी होगी फ्रेंड्स? व्यंजन संधि। इसमें जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि और संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख। जो दूसरा ऑप्शन है सही है, व्यंजन संधि और जो संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस लेख। अगला प्रश्न है हत्याचार। हत्याचार में संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या है? हत्याचार। हत्याचार का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा, अति प्लस आचार। क्या होगा? अति प्लस आचार। ये अत्याचार का संधि विच्छेद होगा, अति प्लस आचार। और जो इसमें संधि यदि पूछी जाए तो ईड़ संधि होगी। कौन सी? ईड़ संधि। ईड़ संधि होगी अत्याचार में और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस आचार। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन पहला आपके सामने, दिग प्लस अंबर या फिर दिग प्लस अंबर या दिग प्लस अंबर या फिर दिग प्लस अंबर। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा दिगंबर का? सही आंसर इसका होगा दिग प्लस अंबर। क्या होगा? दिग प्लस का में हलंत होगा प्लस अंबर। जो दूसरा ऑप्शन है सही है। क्या है? दिग प्लस अंबर। अगला प्रश्न है पावक। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अक या फिर पा प्लस अवक या पौ प्लस अक या पाव प्लस अक। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो इसकी संधि होगी वो होगी अयादी संधि। क्या होगी? अयादी। अयादी संधि होगी।
इसमें पावक में जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। नोट कर लीजिए, या पावक शब्द में अयादि संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि संधि। और जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा पौ प्लस अक। जो पहला ऑप्शन है सही है, पौ प्लस अक। जो पहला ऑप्शन है पौ प्लस अक, ये सही है। और इसकी जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। अगला प्रश्न है, उपैति में कौन सी संधि विच्छेद होगी? अप प्लस एति, उपे प्लस इति, या फिर उप प्लस एति, या फिर उप प्लस एति। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या है? उपैति का संधि विच्छेद क्या होगा? उपैति का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, उप प्लस एति। क्या होगा? उप प्लस एति। जो तीसरा ऑप्शन है सही है, उप प्लस एति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, या फिर पराजय में, प्रभाव में, या ओढ़ना में? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ओढ़ना। ओढ़ना जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, जबकि अपवाद में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है, प्रभाव में उपसर्ग है, जबकि ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो आंसर होगा ओढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढेबरी, पोखर, ढोर, या पुष्कर? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर चौथा, पुष्कर। जो पुष्कर है ये एक देशज शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, पुष्कर। जबकि ढेवरी, पोखर, ढोर ये एक देशज शब्द है, पुष्कर देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स इसमें निर्देश दिए गए कि प्रश्न 13 से 17 तक निम्नलिखित शब्दों के सही समास को चुनिए। तो फ्रेंड्स जो सही समास होगा उसको आप चयन कीजिए। जैसे पहला जो समास है वनवास, इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, या बहुब्रीहि समास? वनवास में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, या बहुब्रीहि समास? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। वनवास में तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स जो तत्पुरुष समास होते वो होते जिस समास में बाद का यानी उत्तर पद प्रधान होता। जिस समास में बाद का या फिर उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तथा इसके बीच के दोनों पद क्या होते? कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो वनवास शब्द है इसमें जो समास होगा इस तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई समास में उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है, साथ ही इनके बीच दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, तो ऐसे समास को बोलते हैं तत्पुरुष समास। वनवास में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विक समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास? पंचवटी में कौन सा समास होगा? फ्रेंड्स जो इसका में समास होगा वो होगा द्विक समास। जो पहला ऑप्शन है सही है, द्विक समास। फ्रेंड्स जो द्विक समास होते हैं उसका जो पूर्व पद होता है यानी पहले का पद वो संख्यावाचक होता है। तो जब संख्यावाचक हो तो ऐसे समास को क्या कहेंगे? ऐसे समास को कहेंगे द्विक समास। क्या कहेंगे? द्विक समास। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा पंचवटी में वो होगा द्विक समास, क्योंकि इसमें जो पहला पद है वो एक संख्या से बना हुआ है। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो होगा द्विक समास। अगला प्रश्न है, पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है?
पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विग समास या कर्मधारय समास? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विग समास या कर्मधारय समास? आंसर इसका होगा फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। जो पहला ऑप्शन है सही है, बहुब्रीहि समास। सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। फ्रेंड जो बहुब्रीहि समास वो होते हैं जिस समस्त पद में, यानी जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का क्या करते हैं? निर्माण करते या फिर संकेत करते हैं। ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास इसमें कौन सा हुआ? पीताम्बर में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स जो पीताम्बर शब्द है इसमें एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, यानी पीत है अंबर जिसका, ये कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है। पीत है अंबर जिसका यानी कृष्ण, क्या होगा? पीताम्बर। आंसर होगा इसका बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास? आंसर इसका होगा तत्पुरुष समास। जो नरोत्तम शब्द है ये तत्पुरुष समास से मिलकर बना है, यानी तत्पुरुष समास होगा इसमें, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है? द्विग समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास? आंसर इसका होगा फ्रेंड्स अव्ययीभाव समास। क्योंकि फ्रेंड जो आजन्म है, आजन्म अव्ययीभाव समास वो समास होते हैं जिस पद का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय अथवा प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी फ्रेंड्स कुछ पहचान भी है, ऐसे आप नोट कर लीजिए पहचान इसकी। जैसे पहला पद अनु से प्रारंभ हो या फिर आ से या प्रत से या भर से या फिर यथा से या आवत से या फिर हर से, ऐसे यदि संकेत आपको मिल जाए तो ये कैसे होते हैं? ये अव्ययीभाव समास होते हैं। फ्रेंड्स इसमें आ जन्म आ पहले है तो ये कौन सा समास हुआ? इसका संकेत है अव्ययीभाव समास, यानी आजन्म जन्म से लेकर, क्या हुआ इसका? जन्म से लेकर यानी आजन्म, तो समास जो होगा अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इसमें निर्देश दिए गए प्रश्न 18 से 25 तक। प्रश्न 18 से 25 तक दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प को चुनिए। दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प को चुनिए। 18 नंबर प्रश्न है वलय। वृक्ष की छाल, मृगछाल, घेरा या आवरण। तो आपको इस अर्थ को व्यक्त करने वाला सही विकल्प को चुनना है। आंसर इसका होगा घेरा। जो तीसरा ऑप्शन है सही है घेरा। अगला प्रश्न है संपुट। संपुट का सही अर्थ क्या होगा? मिश्रण, बंधी हुई अंजलि, पिटारी या मंजूषा। आंसर इसका होगा बंधी हुई अंजलि। जो दूसरा ऑप्शन है सही है, बंधी हुई अंजलि। अगला प्रश्न है प्रभजन। प्रभजन क्या होगा? अंजन, तोड़फोड़, खंड खंड या तेज वायु। आंसर इसका होगा फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन तेज वायु। क्या होगा? तेज वायु। अगला प्रश्न है पुष्कल। क्या होगा? जयफल, पुण्यफल, बहुत सा या हरा भरा। सही आंसर दीजिए फ्रेंड्स। पुष्कल का सही आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा बहुत सा। क्या होगा? बहुत सा। जो तीसरा ऑप्शन है सही है, बहुत सा। अगला प्रश्न है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का सही आंसर क्या होगा? परिक्रमा करना, प्रतिरोध करना, बार बार आना या फिर वापस आना।
सही आंसर इसका होगा वापस आना। जो चौथा ऑप्शन है सही है, वापस आना। प्रत्यागमन का सही आंसर होगा वापस आना। अगला प्रश्न है, परिवाद। परिवाद का सही आंसर क्या होगा? विवाद, संवाद, निंदा या फिर परिवारवाद। सही आंसर इसका होगा निंदा। परिवाद का सही आंसर होगा निंदा। जो तीसरा ऑप्शन है सही है, निंदा। अगला प्रश्न है, शबनम। शबनम का सही आंसर क्या होगा? शीत, ओस, पाला या कोहरा। तो फ्रेंड्स बताना है कि शबनम का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका होगा ओस। शबनम का सही अर्थ होगा ओस। आंसर इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्राकृतिक, स्वर्गिक या फिर पारस्परिक या स्वर्णिम। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, यदि औसत राजस्व एक समस्तरीय सीधी रेखा है तो सीमांत राजस्व होगा। यदि औसत राजस्व एक समस्तरीय सीधी रेखा है तो सीमांत राजस्व होगा। फ्रेंड्स ये सामान्य ज्ञान एवं ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चन है। यदि औसत राजस्व एक समस्तरीय सीधी रेखा है तो सीमांत राजस्व होगा। क्या होगा? नालाकृति होगा या व्यंकुचित होगा, औसत राजस्व के समरूप होगा या फिर एल आकार का होगा। यदि औसत राजस्व एक समस्तरीय सीधी रेखा है तो सीमांत राजस्व औसत राजस्व के समरूप होगा। ऑप्शन जो तीसरा सही है, औसत राजस्व के समरूप होगा। अगला प्रश्न है, यदि प्राकल्पना की प्रति व्यक्ति आय की तुरंत बुद्धि निर्धनता में कमी से जोड़ी जाएगी तो क्या कहलाएगी? अधोमुखी छेड़धारा प्राकल्पना या फिर ऊर्ध्वमुखी छेड़धारा प्राकल्पना या फिर नालाकृति प्राकल्पना या फिर निर्धनता आकलन प्राकल्पना। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका? आंसर जो होगा इसका पहला ऑप्शन, अधोमुखी छेड़धारा प्राकल्पना। जो पहला ऑप्शन है सही होगा, अधोमुखी छेड़धारा प्राकल्पना। अगला प्रश्न है, कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र निवेश की दर में होने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं। यह किसमें उतार चढ़ाव के कारण होता है? कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र निवेश की दर में होने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं। यह किसमें उतार चढ़ाव के कारण होता है? ऑप्शन में है पूंजी की सीमांत क्षमता, सीमांत बचत प्रवृत्ति या फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत निवेश क्षमता। आंसर फ्रेंड्स जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, पूंजी की सीमांत क्षमता। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र निवेश की दर में जो होने वाले परिवर्तन के कारण हैं उसमें पूंजी की सीमांत क्षमता सही आंसर होगा। पहला जो ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, कीन्सवादी अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से इस पर बल दिया जाता है। कीन्सवादी अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से इस पर बल दिया जाता है व्यय का, विनिमय का, विदेशी व्यापार की या फिर कर लगाने का।
कीन्सवादी अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से इस पर बल दिया जाता है? जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर पहला, व्यय पर। व्यय पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है? संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन में है विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या प्रभुसत्ता। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, आंसर उसका होगा विकेंद्रीकरण। जो पहला ऑप्शन है सही है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2006 में या फिर अक्टूबर 2008 में? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या फिर अक्टूबर 2008 में? आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा, दिसंबर 2002 में। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। जो दूसरा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या फिर अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, दक्षिणी अमेरिका में। जो अटाकामा मरुस्थल है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? आंसर बताना फ्रेंड्स आपको, निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑप्शन में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? आंसर जो इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर चौथा, ऑस्ट्रेलिया। चौथा जो ऑप्शन है सही है, ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? शतरंज के लिए, टेबल टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए या फिर हॉकी के लिए? आंसर फ्रेंड्स क्या होगा इसका? विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? आंसर इसका होगा फ्रेंड्स शतरंज। जो पहला ऑप्शन है सही है, शतरंज। विश्वनाथन आनंद शतरंज के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके इन 50 प्रश्नों में से सही प्रश्न कितने हुए हैं, आपको कितने प्रश्न समझ में आए। फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और इसकी तैयारी करवाता रहूँगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन में भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, या फिर भारत की जनसंख्या वो 121 करोड़ है, या फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि
18.1 करोड़ की हुई है, या फिर जनसंख्या में सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला। भारत में विश्व की 18.5 जनसंख्या निवास करती है। ये आंसर सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही नहीं है। भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो फ्रेंड्स बताना है कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या फिर उत्तराखंड में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। आंसर इसका होगा ऑप्शन पहला, तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना या जालंधर। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर फ्रेंड्स होगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, लुधियाना। लुधियाना शहर पंजाब का हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन सही है, लुधियाना। पंजाब में लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। 1952 में, 1980 में, 1964 में, या फिर 2001 में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। 1952 में, 1980 में, या फिर 1964 में, या 2001 में। आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा, 1980 में। जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था ये 1980 में शुरू हुआ था। दूसरा जो ऑप्शन है सही है, 1980। अगला प्रश्न है, इसमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। जो ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। कालाहारी, गोभी, सहारा या थार। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आंसर होगा फ्रेंड्स सहारा रेगिस्तान। जो तीसरा ऑप्शन है सहारा। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते वे हैं। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते वे हैं। उष्ण क्षेत्र, या फिर शीतोष्ण क्षेत्र, सागर तटीय क्षेत्र, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते वे हैं। उष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, सागर तटीय क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका होगा दूसरा ऑप्शन, शीतोष्ण क्षेत्र। जो दूसरा ऑप्शन है सही है, शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नीम को, एजोला को, यूरिया को, या पोटेशियम को।
निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आंसर होगा फ्रेंड्स जो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा एजोला को जैविक खाद के रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी नदी, घाघरा नदी, सोन नदी या गंडक नदी? इसमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? आंसर जो इसका होगा वो है सोन नदी। तीसरा जो ऑप्शन है सही है, सोन नदी। अगला प्रश्न है, मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतराह पृष्ठ होते हैं। मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतराह पृष्ठ होते हैं। ऑप्शन में सीपीयू तथा सीआरटी में, या अंतः तथा बाइटवाश में, या प्रिंटर तथा मुख्य स्मृति में, या टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट में। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका? मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतराह पृष्ठ होते हैं। आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा। जो चौथा ऑप्शन है सही है, टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट में। चौथा जो ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का तात्पर्य है, सीपीयू का तात्पर्य है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर करंट प्रोसेसिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का तात्पर्य है, आंसर इसका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो दूसरा ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा ऑप्शन सही है, सीपीयू का तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आंडू की पत्तियां, या फिर सहतूत की पत्तियां। रेशम कीट जिन पर पनपता है, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर चौथा, सहतूत की पत्तियां। रेशम के कीट सहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं, जो चौथा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम, उपयोगी प्रोग्राम, फायरवॉल, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर वायरस होता है, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला, विनाशक प्रोग्राम। जो कंप्यूटर वायरस होता है ये एक विनाशक प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन जो पहला है सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है, विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है 7 जुलाई, 8 मई, 15 सितंबर, या 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है 7 जुलाई, 8 जुलाई, 15 जुलाई, 15 सितंबर, या फिर 11 जुलाई। फ्रेंड्स ये 7 जुलाई होगा, या 8 मई, 15 सितंबर, या 11 जुलाई। जो विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, प्रतिक्रम परासरण, या फिर विसरण। आंसर इसका होगा अपकेंद्रीकरण, जो पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है,
हाइग्रोमीटर से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप या वायु वेग। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। आंसर इसका होगा वातावरणीय आर्द्रता, जो पहला ऑप्शन है वातावरणीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल या पौड़ी। आंसर इसका होगा उत्तरकाशी, जो पहला ऑप्शन है सही है उत्तरकाशी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद हो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।